चलो, आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा जिसमें हम बहुत सारे टर्म सीख लेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगा। हमेशा की तरह ये चैप्टर भी B2A चलेगा, बेसिक से एडवांस चलेगा। ज़रूरत है आपका, है ना, एकदम डेडिकेटेड अटेंशन, मतलब आपका जो अटेंशन है वो एकदम 1-to-1 रहना चाहिए, 1 टच रहना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल रहना चाहिए, तब जाके इस सेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आपको। वेल, बिफोर गोइंग टू अहेड, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है हमें, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक टर्म्स हैं, मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा, उस चीज़ को अच्छे से समझो, ठीक है। और साथ ही साथ एक हम वेरियस डे टू डे लाइफ में जैसे एग्जांपल करके हम समझेंगे, वैसे यहाँ पर भी समझना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा? हाँ चलो, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले रिप्रोडक्शन 2 टर्म है, एक तो बेटा री और दूसरा है प्रोडक्शन, ठीक है। होशियार हो रहे है ना, तो 1.5x में देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मेरे सेशन थोड़ा लॉन्ग होते हैं, बट हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे, और आप बस वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5x में देख सकते हो। क्लियर? चलो ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, री का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन। या क्या अभी आपको आगे जाके समझ में आएगा, है ना, ये किस अगेन की बात कर रहा है, ठीक है। अब प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? टू क्रिएट समथिंग न्यू, है ना। अच्छा, न्यू क्यों लिख रहा हूँ, है ना, ये न्यू वर्ड अभी आगे जाके ये समझ में आएगा जब हम वेरिएशन पढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें एग्जैक्टली आइडेंटिकली नहीं बन रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, तो समझ में आएगा। तो एक बात समझो कि अगेन बार बार चीज़ों को बनाना, यही तो है रिप्रोडक्शन। चाहे आप, ठीक है, आप प्लांट में देख लो, ऑफ कोर्स ये एक लिविंग प्रोसेस है, मतलब कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पे चीज़ें बनेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत सारे हैं, जैसे आप लोगों ने इसी क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर बायो का क्या पढ़ा था? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस हैं जो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरीज क्या था बेटा? एक तो था आपको एकदम नेसेसरी, क्या है? नेसेसरी है, मतलब वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवलिटी के लिए। जैसे, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा बेटा उसमें? मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन ले लीजिए, रेस्पिरेशन, ठीक है, और एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये तो बहुत सारे हैं। दूसरा क्या होगा? एस्पिरेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, और होमियोस्टैसिस, और क्या लोगे भाई, है ना। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा? थर्मल रेगुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन या फिर डाइजेशन। ये सभी जो प्रोसेस हैं, ये सब जिंदा रहने के लिए, किसी भी लिविंग स्पीसीज के लिए जरूरी है, मतलब कंपलसरी है, आप समझ लो, ठीक है। ये मतलब जरूरी है, सर्वाइवलिटी के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें जो थी वो भी लाइफ प्रोसेस ही है, बट नेसेसरी नहीं है, इसेंशियल कह सकते हैं। क्लियर? इसेंशियल, ठीक है। अब जरा समझो, मतलब मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट, इसेंशियल मतलब लाइफ प्रोसेस में आता है, इसेंशियल किसी और पर्सपेक्टिव में होगा, और नेसेसरी किसी और पर। नेसेसरी जैसे मैं आपको अभी समझ के लो बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिप्रोडक्शन, क्या लिख दे रहा हूँ? रिप्रोडक्शन, आपने वहां पे सो रिप्रोडक्शन को मैंने अलग कर लिया, ये नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट ठीक है, इसेंशियल है। नेसेसरी मैं आपको समझाता हूं, इसको समझो। अगर कोई स्पीसीज अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता है, वो अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि उसके अंदर लाइफ है ही नहीं, वो मर चुका है, उसके अंदर दूसरे लाइफ की एक्टिविटीज नहीं हो रहे हैं। ऐसा है क्या? दूसरे प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, सारे प्रोसेस हो रहे हैं। जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवलिटी के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आया समझ में? नेसेसरी नहीं है। हाँ, बट ये नेसेसरी हो सकता है, मैं लिख दूं, अगर ये बता दूं
फॉर द कंटिन्यूशन, आपको अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करना, नहीं करोगे तो एक्सटिंक्ट हो जाओगे। बात समझ में क्या? तो उसके केस में आप बोल सकते हो इफ कंडीशन लगा के, बट जिंदा लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है। होप सो समझ में आ रहा है। वहां पर ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक इसेंशियल प्रोसेस है। तो एक बात तो समझ में आ गया यहाँ पर से, है ना। यहाँ पर से आपको एक छोटा सा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा भाई यहाँ पर से, कि लाइफ रिप्रोडक्शन जो है लाइफ प्रोसेस का एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है, बट इसेंशियल है। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है भाई, अब यहाँ समझ के लो। मैं एक सिचुएशन देता हूं, अभी आप समझो। वेल, हैव यू एवर सीन, है ना, कॉपी होमवर्क वर्ड टू वर्ड ऑफ योर फ्रेंड? तुमने कभी अपने दोस्तों को देखा है कि उसने होमवर्क कॉपी किया एकदम डिक्टो, इवन स्पेलिंग मिस्टेक भी? मतलब बात वही हो गई, है ना। क्या बोलते हैं उसको, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, है ना। इस तरह से कॉपी हुआ है, डिक्टो कॉपी हुआ है, सिर्फ हैंड राइटिंग बदले, बाकी मिस्टेक से भी कॉपी हो गए। एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन में भी बेटा यही होता है ना। यही नेचर भी यही करता है ना। दिस इज व्हाट हैपन, ओके, इन नेचर्स, ठीक है, नेचर। बट स्पेलिंग मिस्टेक कॉपी नहीं होता, है ना। नेचर डज द सेम वर्क इन द सेम पैटर्न, बट इवन मोर स्मार्टली। बात समझ में क्या, बहुत स्मार्ट तरीके से इस चीज को कर रहा है, तो समझ लो। तो यहां पर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इट्स अ व्हाट, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट्स अ, डेफिनेशन बन जाएगा, टेंशन मत लो, सब अच्छे से समझो, सारी चीजें समझ में आ जाएगा। क्या है बेटा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, गवर्न बाय द नेचर, governed by the nature। तो क्या हम और आप ऐसे आपको कह सकते हैं, वेलकम टू द, है ना, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कॉपीइंग मशीन प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस तरह से आप जेरोक्स मशीन से कॉपी निकाल लो, इसी तरह नेचर भी कर रहा है, कॉपी निकाल रहा, कॉपी निकाल रहा, कॉपी निकाल रहा, कॉपी निकाल रहा है। बात समझ में आया क्या? बट अ लिटिल डिफरेंट, अ लिटिल मोर स्मार्टली, ठीक है। आप समझो इस चीज को, वो आपसे कंपेयर में ज्यादा स्मार्ट है कॉपी करने में, तो यही चीज है। तो हम इसे बता सकते हैं, सिंपल आप ये समझ लो कि नेचर भी एक कॉपी मशीन है जो कॉपी बना रहा है, ठीक है। तो आप इसे एक कॉपिंग मशीन कह सकते हो, रिप्रोडक्शन। क्लियर? सो नेचर इज व्हाट, अ कॉपिंग मशीन। चलो आपको मैं समझ में एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझो, ये क्या है बेटा, कॉपिंग मशीन, कॉपिंग मशीन, है ना, अ स्मार्ट कॉपिंग मशीन, हम तो ये कहेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? जस्ट थिंक अबाउट, ठीक है, जब कभी आपके पेरेंट्स दोनों में से कोई, मम्मी आपसे ये कहे कि बेटा तुम्हारी आईज जो है ना पापा जैसे दिखते हैं, ठीक है, या फिर चलो ठीक है इसको एक सीन में रखते हैं, अगर कोई ऐसा बोल दे, चलो ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, है ना, टारगेट करते हुए ना बोलते हैं, सिर्फ ऐसा बोल देते कि तुम जो है पापा जैसे दिखते हो, या पापा कह रहे हैं तुम जो है मम्मी जैसे दिखती हो, तो व्हाट डज इट मीन? स्टॉप देम, उनको वहीं पे रोको, बोलो कि हम उनके जैसे दिखते हैं, सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली। बात समझ में आया क्या? दिस इज व्हाट रिप्रोडक्शन इज। सो एक बात तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन, इस वजह से मैं बार बार बोल रहा था कि स्मार्ट तरीके से करता है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, ये वेरिएशन में भी हम समझेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको समझो। सो रिप्रोडक्शन में बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो कवर होगा। अच्छा, रिप्रोडक्शन तो हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात समझो, ये यहाँ पे एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट की हम बात करते हैं बेटा, लाइक बेगेट्स, लाइक बेगेट्स, लाइक, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ इसका? इसका यह मतलब हुआ, जाहिर सी बात है, आम के पेड़ में इमली तो मिलेगा नहीं, है ना। क्लियर? समझ में? कैट का बच्चा किटे नहीं होगा, पपी तो होगा नहीं, एग्जैक्टली। तो वही कह रहे हैं, लाइक बेगेट्स लाइक। तो ये एक अपना स्टैंडर्ड है, इस कॉपिंग मशीन का क्या है, एक स्टैंडर्ड है। अब जिस स्पीसीज को अपने जनरेशन बढ़ाना है, लाइफ की कंटिन्यूटी, पॉपुलेशन, है ना,
को मेंटेन रखना है, ठीक है, समझ में आया क्या, उसके एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखना है, बैलेंस रखना है, दिस इज व्हाट अ रिप्रोडक्शन। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन किसके लिए समय के साथ साथ फेवरेबल रहा है, अनफेवरेबल रहा है, हम इसकी बात वन बाय वन करके करेंगे। तो लाइक बिगेट्स लाइक। अब आता है सेकेंड पॉइंट। सबसे पहले तुम लोग के क्या निकला, हाउ क्यूट इट इज, रियली रियली। चलो ठीक है, ये जो किटन है, ठीक है, और ये जो बेबी है, और ये जो बेबी प्लांट है, ये सब क्या है? इज इट मैजिक? नो, नेवर। नेचर में मैजिक कुछ नहीं होता। नेचर के अपने ही एक रूल्स होते हैं, अपने एक फंडामेंटल्स हैं, है ना, चीज़ों को अपनी तरह से ऑर्गेनाइज करने का और उसको फिर रन भी करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द नेचर्स कॉपिंग मशीन रिजल्ट, दीज आर द रिजल्ट ऑफ नेचर्स कॉपिंग मशीन। आप सिंपली ऐसे समझ लो, चाहे आप किटन से ले लो, ठीक है, बेबी ले लो, बेबी प्लांट ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारे के सारे उसी मशीन का, ये नेचुरल मशीन जो है, स्मार्ट मशीन जो है, उसके ही रिजल्ट है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अभी हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और समझते हैं। रिप्रोडक्शन में एक रिप्रोडक्शन कोई क्यों ही करेगा, ये तो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्यों ही करेगा, तो पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का? सर आप पर्पस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवलिटी के लिए रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है। हाँ लाइफ प्रोसेस है बट नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि सर पर्पस क्या होगा फिर? तो अगर सीबीएसई में पूछा या किसी एग्जामिनेशन में पूछा तो पर्पस क्या है बेटा? बहुत क्लियर है, टू कंटिन्यूटी, है ना, ऑफ लाइफ। थिंक अबाउट, ठीक है। दो सीन लेते हैं, एक है आप यूं समझ लो, आप एक लास्ट कपल बचे हो, ठीक है, आप एक लास्ट कपल हो और मैं एक राइनोसेरॉस, है ना, स्पीसीज से हूं, राइनोसोरस हूं, ठीक है। मैं भी लास्ट हूं अपने स्पीसीज में, आप भी ह्यूमन स्पीसीज में, होमोसेपियंस में आप भी लास्ट हो। आपने ये सोचा है कि नहीं मेरे को रिप्रोड्यूस करना है, इट्स योर चॉइस। तो आपके मरने के बाद वो स्पीसीज रहेगा ना, क्योंकि आप रिप्रोड्यूस कर चुके होगे, है ना, 1 to many हो चुका होगा टाइम के साथ साथ। अब मैंने ले लिया कि नहीं मेरे को रिप्रोड्यूस नहीं करना है, मैं क्या हो जाऊंगा? एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा। तो आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा ओनली सिंगल एक्सेप्शनल लाइफ प्रोसेस के हेल्प से, विच इज व्हाट? रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन का मेन और प्राइमरी पर्पस क्या होगा बेटा? टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब वो लाइफ अलग अलग हो सकता है, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, अ पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। बस तो पर्पस क्या है बेटा? टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझना। दूसरी चीज क्या समझ आ रहा हूं? दूसरी चीज समझा रहा हूं बेटा, रिप्रोडक्शन जो है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस फ्री में नहीं होगा। एनर्जी, अरे सर एनर्जी तो हम फालतू चीज़ों में बहुत वेस्ट कर देते हैं। क्लियर? तो क्यों ना लाइफ को मेंटेन किया जाए, ठीक है, ठीक है, नंबर्स को मेंटेन किया जाए, ठीक है। एनर्जी ऑफ, एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा? एनर्जी कंजप्शन। इसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, खर्च होता है एनर्जी। बात समझ में आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझो। इसमें एनर्जी कंज्यूम होता है। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट जो पहले बात कर चुके हैं, ये इट इज एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। और क्यों एसेंशियल है ये ऊपर में लिखा हुआ है, लाइफ प्रोसेस, है ना। अब अगर ये नहीं करोगे धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाओगे। पहले इंडेंजर जोन में आओगे रेड बुक में, उसके बाद वहां से भी आप एक्सटेंट हो जाओगे। चलो बात क्लियर है, समझ में आ गया? तो 3 बातें में से याद रखना। अब बनाते हैं इसका डेफिनेशन। सर डेफिनेशन बनाओ, है ना, मस्त डेफिनेशन। चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया बेटा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो आप सिर्फ प्रोसेस भी लिखे एग्जामिनेशन में, दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना, 2 मार्क्स में आएंगे। क्लियर?
यूजुअली आते हैं, तो आपको वहां पर से सबसे पहले मैं जैसे बता रहा हूं वैसे समझो। एकदम सिंपली अगर किसी को बताना हो कि भाई रिप्रोडक्शन है, आप क्या बोलोगे, है ना, इट इज एन एबिलिटी। क्या बोलोगे, एबिलिटी। या आप ये कहोगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, टू प्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। अब अगर इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, आप इसे कहने वाले हो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि ये डेड बॉडी में होता नहीं है, मतलब नॉन लिविंग बॉडीज में होते नहीं है। चेयर में कहोगे, अब दो चेयर को एक साथ रखते हो, कल आओ तीसरा चेयर होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये बोल रहा है सर दो लड़कों को भी रख दो तब भी नहीं होगा, है ना। ये तो बात वैसी हो गई। ये बात कैसी हो गई, देखो मैं बताता हूं समझो इसको। मैं और मेरा दोस्त अमीबा, ठीक है, हम दोनों में एक कंपटीशन चल रहा था रिप्रोडक्शन बेसिस पे। भाई रिप्रोडक्शन प्रोसेस बेसिस पे कंपटीशन चल रहा था। तो व्हाट अमीबा सेज, I simply split into two, that's it, boom, this is how we reproduce। इस तरह से हम रिप्रोड्यूस करते हैं, सिंपली अपने आप को, है ना, 1 to 2 कर देते हैं। इट्स बाइनरी फिजन कहते हैं। हाँ यार, मेरे पास तो, मैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मेरे पास तो इतना सिंपल प्रोसेस होगा नहीं। तो क्या कहेंगे फिर, तुम लोग तो खराब हो, सॉरी बहुत खराब हो। तुम लोग तो ये कहोगे, वेल आई नीड अ ओके यू नो romantic movie to do that, right? You need a romantic movie to do the same process, but it will take a long duration, not, ठीक है, as like as amoeba, ठीक है। मजा आ गया ना, अरे समझो नालायको, समझो इधर। सो रिप्रोडक्शन क्या हो गया बेटा, सो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, टू क्रिएट करेगा अपने ही टाइप का, ऑफ द सेम काइंड। क्यों करेगा, टू कंटिन्यूटी ऑफ इट्स लाइफ, यही है रिप्रोडक्शन। अब ये जितनी चीजें गई इसको हम एकदम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ये जो पजल है, वर्ड पजल से है ना, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड जो सेंटेंस है, इनको हम अरेंज कर देंगे, बन गया डेफिनेशन। सो चलो मेरे साथ, आप जस्ट ट्राई टू ऑर्गेनाइज बिफोर मी, मुझसे पहले ही आप ट्राई करो। तो क्या है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस के पहले अगर आप बायोलॉजिकल प्रोसेस लिख लोगे तो भी आपकी इज्जत में कुछ कमी नहीं आएगी, इवन बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोसेस बहुत होते हैं, फिजिकल होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं। सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, या इट इज अ प्रोसेस इन which a living organism produce या give birth, produce of their own kind, of their own kind या same kind। क्यों, अपने जैसा क्यों, अब लिखेंगे टू मेंटेन, या फिर मेंटेन छोड़ो, क्या लिखें बेटा, टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। पर्पस याद है ना बेटा, टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है, बट लाइफ होने के लिए जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल मैं आप समझाता हूं तो समझ में आ गया बेटा डेफिनेशन क्या है। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड टू कंटिन्यू इट्स लाइफ। सबका क्लियर है, सबके 2 मार्क्स पक्के हो रहे हैं, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन है क्या, जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक स्टेराइल कपल को ले लेते हैं। एक स्टेराइल कपल मतलब हस्बैंड और वाइफ, दैट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑफ देयर फ्यूचर जनरेशन, देन दे कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड देयर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन अहेड। नेचुरली उनके पास वो नेचुरल एबिलिटी नहीं है, मेडिकल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तो है ना, तो स्टेराइल कपल उन्हें कहा जाता है। तो वो क्या करेंगे, तो क्या उनके अंदर लाइफ नहीं है, उनके लिए सुबह शाम नहीं हो रहा, उनके लिए डाइजेशन, एक्सक्रीशन और एसिमिलेशन और सर्कुलेशन, बाकी लाइफ प्रोसेस रुक गए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वो डेड बॉडी है? नहीं भाई नहीं, डेड कपल है, ऐसा नहीं कहेंगे।
अरे जनरेशन नहीं है, लोग अडॉप्ट करते हैं या नहीं? जिनके बच्चे नहीं होते लोग अडॉप्ट करते हैं, है ना? तो जिनके बच्चे नहीं वो अडॉप्ट करते, वही तो करते हैं स्टेराइल कपल लोग। बात समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन ये है कि उनको हम डेड नहीं कहेंगे। तो इसमें से मैं बार बार समझा रहा हूं, रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है जिंदा रहने के लिए। नहीं किया तो लो मरा हुआ समझ ले, ऐसा है क्या? नहीं है। सो रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है। बात समझ में आ रही क्या? अपने ही लाइफ को, अपनी ही लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। ह्यूमन है तो ह्यूमन के लिए, फ्रॉग है तो फ्रॉग के लिए, स्नेक है तो स्नेक के लिए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? तो जैसे अब यहां पे क्वेश्चन किया तो स्टेराइल कपल हो गया, या फिर आप देख लो जेन की ना, जेब्रा और डोंकी का जो है ना बनाया गया, वो नहीं कर पाते। जो जेन की जो हैं, जो हाइब्रिड हैं, वो नहीं कर पाते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ क्या? म्यूल देख लो बेटा, वो नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आया क्या? तो चलो ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, समझो। सो रिप्रोडक्शन हमें समझना है, समझ के पढ़ना है और पढ़ के हमें क्लियर कर लेना है। सो रिप्रोडक्शन क्या बेटा? एक प्रोसेस है। क्या होता है? जिसमें मुझ जैसा ही स्पीसीज मुझ जैसा ही प्रोड्यूस करेगा ताकि ये जनरेशन चलती रहे, घोटाला होता रहे। बराबर ना? तुम लोग तो इतने अच्छे हो नहीं। समझ में आया क्या? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड टू कंटिन्यू ऑफ, ठीक है, टू कंटिन्यूटी ऑफ इट्स लाइफ। बस समझ में आ क्या? चलो समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ, वेल रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन को आप कैसे बोलोगे, मैं आपको समझा देता हूं। रेप्लिकेशन का मतलब हो गया कॉपीइंग, कॉपीइंग। बट यहां पे रेप्लिकेशन वर्ड ज्यादा डेडिकेटेड है के लिए। कॉपी तो किसी भी चीज के लिए बोलेंगे, बट कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए। सर ये डीएनए नया वर्ड, नया वर्ड नहीं है बेटा, सुना तो ही होगा, है ना? डीएनए टेस्ट, डीएनए करवा लो, है ना? बहुत सुना है, ठीक है। तो डीएनए क्या है? अगर आप फुल फॉर्म की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो अब यहां पे क्वेश्चन है, एक बात तो समझ में आ गया कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? कुछ सेल में आरएनए भी होते हैं, बट डोंट वरी, हम एकदम टू द पॉइंट रहेंगे, ठीक है। लेक्चर को इतना ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, जहां जहां पे जरूरत होगा हम उतना आपको बताते चलेंगे। सो कॉपिंग ऑफ डीएनए मतलब एक डीएनए। अब एक बात मेरे को बताओ, बीइंग ए पेरेंट, मैं चाहूंगा कि मेरा रिप्रोडक्शन हो और मैं मर जाऊं। अरे इस वजह से डीएनए का कॉपी करना जरूरी है। अब डीएनए क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। ये एक है ना, किसी भी सेल के अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो, ठीक है। अब अच्छे से समझो, जिसमें मेरा होने वाला जनरेशन मुझ जैसा ही दिखेगा। ये इंफॉर्मेशन है, ये बॉडी डिजाइन इसमें है छिपा हुआ कोडेड फॉर्म में, ये है डीएनए। बात समझ में आया क्या? तो अभी आप डिटेल में समझेंगे इसको, क्लियर? सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए क्या कंटेन करता है, प्लीज अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? सो यहां पे आपको थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा मैं आपको बेसिक से लेके चला। मान लीजिए कि बेटा ये आपका सेल है, क्लियर? ये हमने एक सेल ले, ह्यूमन सेल जो है तो ठीक है, और ये हमने ले लिया एक न्यूक्लियस, क्लियर? ये हमने एक न्यूक्लियस ले लिया। चलो अब एनिमल सेल लिया तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस जरूरी नहीं है, ठीक है, बट सेंटर पे होंगे। प्लांट सेल में तो एकदम मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं, बट ठीक है, इसे हम क्या बोलने बेटा? ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस। दिस वन इज द न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस क्यों बनाया सर? अरे बेटा हम न्यूक्लियर मटेरियल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये आपका क्या है बेटा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। वेल अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है सर? एक तो आपको है ना न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ऐसा थ्रेड है ना। ये जो थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या है ना, ये जो थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है? आपने 9th में पढ़ के रखा है, सेल, है ना, सेल, ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। सर क्या याद है बेटा?
क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमा वर्ड से आया था, याद है ना, कलरफुल। तो ये थोड़ी बातें समझना, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इसमें क्या होता है बेटा, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ये क्या करता है, इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब मेरा बच्चा मुझ जैसा होगा, ये इंफॉर्मेशन इसमें छिपा हुआ है। हर एक सेल में होता है, समझो। अब डिपेंड करेगा जर्म सेल से, स्टेम सेल से, बस समझो। मैं आपको बस डीएनए बता रहा हूं, इस चीज को अच्छे से समझो। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये सेल इमैच्योर है या अभी जस्ट बना हुआ है। जब ये सेल मैच्योर होगा, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्या बोला मैंने बेटा, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल, मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, एक मैच्योर्ड सेल डिवाइड होगा, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। देखो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालांकि डिवीजन एक प्रोसेस है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, माइटोटिकली होता है, मियोटिकली होता है, बट लेट इट बी, उतना डिटेल में नहीं जाए। मैं बस ये कह रहा हूं कि जब सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाए, तब क्या होगा, तब ये क्रोमेटिन मटेरियल हाईली क्वाइल्ड हो जाएंगे, जिसको आप सुपर क्वाइल्ड बोल रहे हो, कंडेंस्ड हो जाएंगे। मतलब ये जो थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसी न्यूक्लियस के अंदर, क्या बोला मैंने बेटा, उसी न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस में यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, वही न्यूक्लियस है ना, और उसी न्यूक्लियस के अंदर वो कैसे बनेंगे बेटा, है ना, एकदम हाईली क्वाइल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। क्लियर, हाईली क्वाइल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। बात समझ में आया क्या? प्लीज अच्छे से समझो। क्लियर, यहाँ पे मैं ये बना दिया उन्हें, निकलो, और इसके अंदर ये हाईली क्वाइल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और ऐसे बनेंगे सारे के सारे। आप प्लीज अच्छे से समझो, ह्यूमंस की बात क्या है तो 23 पेयर्स रहेंगे। बात समझ में आया क्या? इस तरह। तो ये क्या है, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होंगे, कंडेंस्ड होंगे, सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो इसे हम क्या बोलते हैं, बेटा, क्रोमोसोम। अभी जो इतनी देर से हम बात कर रहे थे, है ना, वो इसी की बात कर रहे थे। क्रोमोसोम क्या बेटा, क्या हो जाएगा, इट इज ए हाईली कंडेंस्ड सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है, सुपर क्वाइल्ड होना ही पड़ेगा, कंडेंस होना पड़ेगा। अब क्रोमेटिन मटेरियल को इतनी छोटी सी जगह में, है ना, इतनी छोटे से जगह में बिचकुन होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तो सुपर क्वाइल्ड होना ही पड़ेगा, कंडेंस होना ही पड़ेगा, एकोमोडेट करवाने के लिए। बात समझ में आया क्या? अब ठीक है, चलो अच्छी बात है। मतलब सेल डिवाइड होने के लिए एक पैटर्न है। बात समझ में आया क्या? यहाँ पे ये क्रोमोसोम फॉर्म है, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल मतलब थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, बल्कि एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ले लेगा। अब ये क्रोमोसोम को मैं बाहर देख रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा डीएनए क्या है। चलो इसको यहां पे मैं बना रहा हूं, प्लीज थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, ये मैंने बता लिया हाईली कंडेंस्ड, ठीक है, और इसका ही एक ये देख लो, और ये आपको आ गया क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस चीज को समझो। देखो इसके कुछ पार्ट है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, बस आप सुन लो अगर आपको लिखना है तो। ये क्या है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं टेलोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, टेलोमियर, टर्मिनल है ना, टेलोमियर। ये क्रोमोसोम का नाम है। क्रोमोसोम के, है ना, ये सेंट्रोमियर के पोजीशन पे, है ना, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, है ना, टेलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक वगैरह, जाने दो, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बट ये क्या है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, क्या बोल रहे बेटा, सेंट्रोमियर। चलो अच्छी बात है, सेंट्रोमियर। वेल, सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है, ये बात। और उसके बाद पी आर्म्स, क्यू आर्म्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी आप देखो क्या हो रहा है। आपने, है ना, क्रोमोसोम देखे। अब क्रोमोसोम में से एक थ्रेड पकड़ के आप ऐसा बाहर निकाल लो। आपने बाहर निकाल लिया, निकाला या नहीं? ठीक है, निकालने के बाद अभी आप देखो, आप क्या कर रहे हो, अपना विजन बढ़ा रहे हो, मतलब आपने उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल के रिसर्च को बढ़ा रहे हो। पहले आपने सेल के अंदर न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल देखा, फिर उसके डिवीजन के टाइम पे उसको देखा कि यही न्यूक्लियर मटेरियल, यही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर एक सुपर क्वाइल कंडेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, क्रोमोसोम, है ना। क्या बना रहा है बेटा, क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम को जब आप
और भी अल्ट्रा ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो जो दिखेगा वो देखो इधर, आपको क्या दिखेगा, माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो आपको दिखोगे अरे ये जो है इसका एक थ्रेड निकाल के देखोगे, आप देखोगे कि ये छोटे छोटे ऐसे 8 प्रोटीन बॉल के अराउंड हर, मतलब मैं थोड़ी थोड़ी दूर बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज ये बहुत कंडेंस होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये है ना। सर 8 बोल रहे हो, 4 ही बना रहे हो, बेटा आपको सामने से 4 ही दिखेगा, 4 के पीछे 4, 8 हो गया, है ना, 4 के पीछे 4। तो ये क्या होगा, अभी ये ऐसे, ये जो है ये ऐसे डबल वाइंड होकर फिर ऐसे निकलेंगे, फिर ये ऐसे होकर, और यही चीज आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, आपको ये चीज माइक्रोस्कोप में देगा। अच्छा थोड़ा इसकी बात करें, चूंकि ये फाउंडेशन लेक्चर है, ठीक है, B2A है, तो इसमें ये जो बेटा ये क्या है समझो, ये क्या है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये जो है ना, आपको मैंने स्फेरिकल शेप का दिखाया है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है बेटा, जल्दी बोल दो, हिस्टोन प्रोटीन। कितने हैं सर, 8 हैं। कितने बेटा, 8 हैं। तो 8 को क्या बोलते हो बेटा, ऑक्टामर। क्या बोलते हो, 8 के लिए क्या याद है ना, ऑक्टेट, तो इसको क्या बोलते हो बेटा, ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब 8 और मर बनाते हो यूनिट, 8 यूनिट। मतलब अब जरा सा समझो प्लीज, बहुत अच्छे से समझना, ये सेट, सर आप इसको सेट क्यों बोल लो, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन प्लस ये जो डीएनए है, ये वाला थ्रेड क्या है बेटा, ये डीएनए है, क्लियर, ये डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस ये डीएनए जो इसको वाइंड करके रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसोम्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। सो न्यूक्लियोसोम्स इज व्हाट, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। चलो बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रुकना नहीं, डीएनए तक पढ़ना है अपने को, कहां तक पढ़ना है, डीएनए तक। अब अगर आपने इसको और भी है ना जूम करके देखा, है ना, अगर आपने इसको और भी जूम करके देखा माइक्रोस्कोप में, तो आपको दिखेगा कि भाई साहब ये तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें आपको कुछ ऐसे अरेंजमेंट से दिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ सर आ रही है। मतलब आप अपना क्या कर रहे हो, है ना, पूरे माइक्रोस्कोप की एबिलिटी चेक कर रहे हो, है ना, देख रहे हो भाई ये क्या क्या दिखा सकता है, बताओ, खोल के रख दिया सब चीज, सारी चीज, खतरनाक माइक्रोस्कोप है, क्या क्या है बेटा, पूरा खोल के रख दिया। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, डबल, डीएनए है तो डबल, है ना, डबल हेलिकल, है ना, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर की बात कैसे करें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। चलो, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज सर बता दो, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं बेटा। इसमें 3 चीजें याद रखना, कंपटीशन के लिए, एकेडमी के लिए नहीं है। 3 चीजें याद रखना, क्या क्या है सर, इसमें बेटा शॉर्ट में समझ लो, इसमें पेंटोज शुगर होते हैं। क्या होते हैं, है ना, पेंटोज शुगर होता है। अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, एन बेस बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस। अब उसमें नाइट्रोजन बेस 5 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और क्या बोलते हैं, यूरासिल। समझ में आया क्या, अलग अलग है, बट ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अपन ना, समझो। यूरासिल बस इतना याद रखना, डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है, बट ठीक है, अभी समझ में आया। तो ये सब है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने येलो कलर के जो बनाए हैं, दीज आर द, समझ में, इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, इन सेट को मिला के क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। बस सर हम तो ये नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, है ना। अगर आप एकदम, मैं तो बस आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है, समझना कैसे चीजें हैं, क्लियर। अभी देखो प्लीज अच्छे समझो, ये डीएनए का जो छोटा छोटा मैं फ्रैगमेंट बना रहा हूं बेटा, देखो इसको विजिबल करने के लिए, वेल चलो ठीक है। अभी देखो ये जो छोटे छोटे हमने फ्रैगमेंट्स बना रहे हैं बेटा, क्लियर। अब देखो ये फ्रैगमेंट्स यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पीस, ये छोटे छोटे सेगमेंट ही रीजन है कि मेरी आईज मॉम जैसे, मेरे हेयर डैड जैसे
बात समझ में आया क्या? ये छोटे छोटे रीजन है, मतलब हम हमारे पापा जैसे, लोग बोलते हैं ना तुम्हारी आईज उनके जैसे, तुम्हारे लिप्स उनके जैसे दिखते, तुम्हारे बाल उनके जैसे दिखते, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही पेरेंट के, उनके ही डीएनए में उनका ही कैरेक्टर छिपा हुआ है और वही कैरेक्टर हमें पास ऑन हो जाता है, तो हम उनके ही जैसे दिखेंगे। सिमिलर, क्या बोला मैंने बेटा? सिमिलर, तो सिमिलर दिखेंगे। तो ये जो कैरेक्टर, कहीं पे आईज होगा, कहीं पे नोज होगा, कहीं पे स्किन का कलर होगा, कहीं पे हेयर की स्टाइल्स होंगे, है ना, कहीं पे ईयर लोब होगा, टंग होगा, तो ये सारी चीजें इन्हीं छोटे 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 सेगमेंटेड पार्ट में छिपा हुआ। लेकिन किसका सेगमेंट है ये? डीएनए का। किसका सेगमेंट है बेटा? इसी सेगमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है, इन्हीं सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो। जीन। क्या कहते हैं? जीन। सो जीन का डेफिनेशन क्या होगा? द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कोडेड, छिपा हुआ है। क्या हो जाएगा बेटा जीन का डेफिनेशन? फिर से मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना, क्या इधर स्पेस नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? क्या है ये, आप समझ जाओ ना बेटा, ये किसका सेगमेंट है? डीएनए का। सो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच हमार माता पिता के कैरेक्टरिस्टिक्स छुपे हुए हैं, इज हिडन। छुपे हुए बार बार बोल रहा हूं, कोडेड है, क्योंकि उसको डिकोड करने के लिए फिर सर्टेन प्रोटीन लगता है, अमीनो एसिड एक्सवाइजेड। तो क्या बोलेंगे बेटा? जीन इज व्हाट? क्या है? इट इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कोडेड। बोलो बात समझ में आई? अब तुम्हें समझ में आई डीएनए क्या है? हाँ क्लियर है? ये क्यों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का है, ये क्यों न्यूक्लियर मटेरियल है, और ये क्यों इतना फंक्शनल है? होप सो चीजें क्लियर हो रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन है कि सर रेप्लिकेशन क्यों करेंगे? क्या बात बोला मैंने? रेप्लिकेशन क्यों करेंगे, समझो। ये बेटा एक जो है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? डीएनए। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? उसका कॉपी बन रहा है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक बनता है 3 से 5, बनता है 5 से 3। डिटेल में जाएंगे वहां पे समझेंगे, फिलहाल अभी नहीं, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो प्रोसेस है, एक सर्टेन प्रोटीन है, ठीक है, जो डीएनए को कॉपी कर रहा है। अब डीएनए कॉपी जो होगा वो देखो आइडेंटिकली तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है? सो व्हाइल कॉपीइंग, व्हाइल कॉपीइंग, ठीक है, देयर मस्ट बी अ, है ना, स्लाइट वेरिएशन। होगा ही होगा, क्यों? नेचर अपनी तरीके से करता है, जरूरी भी है। वेरिएशन टॉपिक में कवर करेंगे, हमने कवर, हाँ चलो यहाँ पे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा वेरिएशन। बट मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ इधर, फिर जाके वेरिएशन समझेंगे, है ना, पूरी तरीके से क्लियर आ जाएगा, है ना, हर एक चीज का क्लियरेंस आ जाएगा। टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का। वेरिएशन, जब डीएनए कॉपी होगा, जाहिर सी बात है कॉपी पास ऑन होना चाहिए, खुद पास ऑन नहीं होना चाहिए। पता चला हम लूल हो गए और हमारे बच्चे आ गए, बात समझ में? ऐसे तो कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आए क्या? समझो, सिर्फ उनका आना नहीं है ना भाई, उनका आना और उनके लिए सब कुछ सोचना और उनके लिए करना भी तो है, उसके लिए तो रहना पड़ेगा ना। नेचर बहुत सिस्टमेटिक है भाई, बड़ा वेल रूल्ड है, इसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना ही पैटर्न है, ठीक है? उसमें किसी के इंटरप्ट उसको बर्दाश्त नहीं है, करोगे उंगली तो झेलना पड़ेगा। जैसे अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन ने किया, ह्यूमन झेल रहा है ना, कॉज कौन था? ह्यूमन, ठीक है? अभी उसको बेयर कौन कर रहा है? ह्यूमन इटसेल्फ। बस समझ में? चलो फिलहाल आते हैं। अब क्वेश्चन ये है रेप्लिकेशन कैसे होगा और क्यों करते हैं, ये समझो पहले, अच्छे से समझो बेटा, तब जाके तुम्हें डिटेल समझ में आएगा। लुक एट योरसेल्फ, लुक एट योरसेल्फ, आर यू एग्जैक्टली लुकिंग लाइक योर पेरेंट्स? क्या तुम तुम्हारे पेरेंट्स जैसे एग्जैक्टली कॉपी लगते हो? मैं मेरे बाप का बाप हूं भाई, मैं एनाटॉमिकली बोल रहा हूं, दिखने में। बात समझ में? मैं मेरी माँ की माँ हूं, ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब है, हाँ ये जरूर है कि सिमिलैरिटी है, वो मम्मी पे गई है, ये पापा पे गया है, ठीक है? तेरे नोज जो है ना मम्मी पे गए, बट तेरी आईज ने पापा पे गए हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बोलते हैं लोग, और हम खुद को भी देखते हैं, है ना? जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर होल्डिंग योर पेरेंट्स फोटोग्राफ एंड मैच
यू विल फाइंड कि कुछ ना कुछ ऑर्गन्स आपके उनसे मैच करे, खास के फेशियल वगैरह लोग ज्यादा मैच करते हैं, ठीक है। चलने उलने का पैटर्न वगैरह नेक्स्ट है, ठीक है। अब समझो इसका ये मतलब है, कहां से आया ये मतलब, एक चीज तो ये है कि आपका डिजाइन पैटर्न, आपका डिजाइन पैटर्न कहीं नहीं, है ना, समझ लो बेटा, आपका डिजाइन पैटर्न कहीं ना कहीं पर, कहीं ना कहीं से आया है, वरना आप कैसे भी डिजाइन के हो जाते। और कहां से आया डिजाइन, आप बोले ना यू लुक्स अलाइक योर पेरेंट, आप अपने पेरेंट जैसा दिखते हो, तो मतलब आपका डिजाइन पेरेंट्स कहां से आया बेटा, पैटर्न पेरेंट्स है। इसी डिजाइन पैटर्न को क्या बोलते हैं, समझो बहुत अच्छे से, सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक में इसे ही कहा जाता है ब्लूप्रिंट। आपका ब्लूप्रिंट, आपकी नोज ऐसे होंगे, आपकी आईज ऐसे होंगे, ठीक है, आपके आईब्रो ऐसे होंगे, आपका हेड इतना वाइड होगा, ठीक है, आपके हेयर कलर्स, आपका हेयर के स्टाइल, आपका हेयर का शेप कर्ली है, स्ट्रेट है, ये सब, तो इसे ही क्या बोलेंगे, तो ब्लूप्रिंट मतलब आपकी डिजाइन पहले से ही कहीं ना कहीं, है ना, डिफाइंड है। तो ब्लूप्रिंट, अब ये कहां से, पेरेंट्स है, इसमें तो हम पेरेंट जैसे दिखते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट कौन कंटेन करेगा, प्लीज अच्छे से समझना। अब यहां पे एक पॉइंट है, डीएनए बाबा, याद है ना, फंक्शनल सेगमेंट, हाँ, डीएनए कंटेन्स, अब तुम्हें समझेगा कि मैं कोडेड क्यों बोल रहा था, कंटेन्स इंफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे बेटा, कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लू, डीएनए रख रहा है, ब्लूप्रिंट में कौन सा इंफॉर्मेशन है, नोज कैसी होगी, आईज कैसा होगा, ये कौन रख रहा है बेटा, जल्दी बता दो कौन रख रहा है, डीएनए। अब जरा सोचो, अगर बेटा इंफॉर्मेशन मिसकम्युनिकेट हो गया, मतलब इंफॉर्मेशन में कुछ मिस्टेक्स हो गए, इंफॉर्मेशन में कुछ मिस्टेक्स हो गए, तुमको पता ब्लंडर हो जाएगा, सर नहीं समझा, मिस्टेक्स, अगर इंफॉर्मेशन रॉन्गली कम्युनिकेट हो गया, कुछ मिस्टेक्स हो गए, तो क्या होगा, जो प्रोटीन बनना था कुछ डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, एक्सपेक्टेड प्रोटीन से हटकर, और वो प्रोटीन एक ऐसा स्पीसीज क्रिएट करेगा जिसको आप बोलोगे ऑल्टर्ड स्पीसीज, लो लो गेम खत्म, ऑल्टर्ड स्पीसीज बनेगा। अब ब्लूप्रिंट में, ठीक है, जो कुछ चेंजेस आएंगे, डीएनए कॉपिंग में जो कुछ चेंजेस आएंगे, भाई डीएनए तो कॉपी होता है, डीएनए में पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वही कॉपी होगा, और कॉपी होने में कुछ चेंजेस हो गए, होते हैं, वही तो है वेरिएशन, और वेरिएशन जरूरी है, वेरिएशन जरूरी है, अभी आगे समझेंगे, ठीक है ना, इट लीड्स टू वेरिएशन, इट लीड्स टू वेरिएशन। बोलो बात समझ में आया, रेप्लिकेशन होना चाहिए भाई, नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगा, पास ऑन कैसे होगा, कैरेक्टर्स और वो सारी चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, है ना, वेरिएशन। क्या है सर वेरिएशन, अभी तुमको मैं कैसे समझाएगा वेरिएशन, ऐसे समझाएगा, चलो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, वेरिएशन होना जरूरी है, ठीक है, मैं बताता हूं, इट लीड्स टू इवोल्यूशन, ये इतना बड़ा वर्ड है ना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट और सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है, वेरिएशन, है ना, अगर वेरिएशन होता क्या तो इवोल्यूशन होगा, इस वजह से तो हम लोग एक इवोल्यूशनराइज्ड स्पीसीज हैं, हम लोग एक इवॉल्व्ड स्पीसीज है भाई, हमसे पहले निएंडरथल्स, उसके बाद होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, देन आज हम होमो सेपियंस हैं, हम एक इवॉल्व्ड स्पीसीज हैं। अब ये आगे भी आएगा बट टाइम लगेगा क्योंकि स्लो है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है बट है। और सर क्यों हो रहा है ये, है ना, ड्यू टू चेंजेस हो रहे हैं, है ना, ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर, ड्यू टू क्लाइमेटिक, है ना, आप क्लाइमेटिक शिफ्ट बोल सकते हो, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, ड्यू टू ओशन स्वेल, ड्यू टू मेटेरॉइड्स हिट्स,
सर नहीं समझ में आ रहा, समझा रहा हूं बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो, समझा रहा हूं। मान लो आज से बहुत हजार साल पहले जब सिर्फ डायनासोर्स थे, अगर वेरिएशन नहीं होता तो हम और आप जो इवॉल्व्ड स्पीसीज हैं, हम होते नहीं होते। मतलब मैं डायनासोर्स होता और आप सब भी डायनासोर्स होते, एक आइडेंटिकल स्पीसीज। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, एक दूसरा सीन देता हूं। अगर वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता, आइडेंटिकल स्पीसीज बन रहे होते, द टीचर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ओके, टीचिंग यू ऑनलाइन एज वेल, ठीक है। मत भूलो, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, और जो आप लोग सब सामने बैठे हुए हो, ये सब आरवी होते हैं। मतलब आप लोग भी मुझ जैसे आइडेंटिकल होते, वेरिएशन है ही नहीं, वेरिएशन है ही नहीं। मैं क्या बोलूंगा, कम ऑन मीट आरव, आरव 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 आरव, एवरीवन इज आरव, इवन द स्टूडेंट्स हु इज वाचिंग मी इज आल्सो आरव। वेरिएशन नहीं हो रहा है ना भाई, आइडेंटिकल स्पीसीज बन रहे हैं। हाउ यू सपोज टू आइडेंटिफाई हु इज द टीचर, हु इज द स्टूडेंट? सो बात आइडेंटिफिकेशन की नहीं है, बात सर्वाइबिलिटी की है। बात किसकी है सर? सर्वाइबिलिटी। मैं बताता हूं, तुमने सुना होगा लाइन टेल्ड मकॉक, तुमने सुना होगा डोडो, बात समझ में आया क्या है ना, प्लेटिपस वगैरह। भाई ये स्पीसीज, ये इन एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अपने अंदर वो एडेप्टेबिलिटी नहीं ले आ पाए। समझ में आया क्या? तो टाइम के साथ साथ उस टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर था है ना, जो सराउंडिंग जो एनवायरमेंटल कंडीशन था, वो इसके लिए क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। या तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, या जो स्पीसीज था वो इंडेंजर्ड जोन में आया, इंडेंजर्ड बुक में आया, रेड बुक में, और फाइनली वहां से भी एक्सटिंक्ट हो गया। डायनासोर्स की भी कुछ ऐसी ही कहानी। अगर वो भी इस बदलाव के हिसाब से अपने में बदलाव ले आते, इसी को बोलते हैं बेटा एडेप्टेबिलिटी। मैं आपको एक सीन देता हूं। अमीबा अगर बहुत पहले 20 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर सकता, मतलब उसका फेवरेबल है, 25 उसका एकदम मैक्सिमम हो गया, 26 होगा तो मर जाएगा। बताओ आज के डेट में भी अमीबा 45 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाता है। इसी को तो बोलते हैं बेटा एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से सीख लेना, हाउ टू सर्वाइव, एडेप्टेबिलिटी। तो वेरिएशन क्यों जरूरी है? अब जरा सोचो, ये स्पीसीज जो है ना, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर एक फैक्टर हो सकता है। ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इन सब के हिसाब से जनरेशन टू जनरेशन में बदलाव आना चाहिए। चलो ठीक है, मैं एक सीन देता हूं, एक सिचुएशन देता हूं। मान लो एक पेरेंट है, मैंने कहा ना कि सिर्फ बात आइडेंटिटी की नहीं है कि वो बाप और ये बेटा, अगर दोनों एग्जैक्टली कॉपी हो गए, कोई वेरिएशन नहीं हुआ, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। एक सर्टेन एज के बाद, आप बोलोगे सर छोटा रहेगा, अरे एज के बाद, ठीक है एकदम। सो बात सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की नहीं है। अभी तुम अच्छे से समझो, अगर इफ वेरिएशन नहीं हुआ, अगर वेरिएशन नहीं होगा, तो मेरे को बताओ क्या होगा? मेरे को बताओ, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा? सेम लुक, ठीक है, सेम है ना, स्ट्रेंथ, सेम वीकनेस, सेम एबिलिटीज, ये सारी चीजें सेम हो जाएंगी कि नहीं? मेरे को बताओ, ये सारी चीजें सेम हो जाएंगी या नहीं? मेरे को बताओ। अगर आइडेंटिकल स्पेस, सेम एबिलिटीज, मतलब एवरीथिंग आइडेंटिकली कॉपीड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, अगर ये सारी चीजें सेम हो गया, बहुत अच्छे से बताना, इसका मतलब है कि अगर उसके पिताजी, है ना, पर्टिकुलर मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि सिर्फ अपने दिल पे लेना है ना, कोई भी हो सकता है, स्नेक हो सकता है, कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, फ्रॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सारी चीजें आइडेंटिकली शिफ्ट कर जाए, समझ में आएगा, फॉरवर्ड कर जाए वो सारी चीजें, तो इसका मतलब है कि जो इसका सर्वाइवल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो सबका भी 40 हो गया। मतलब मैं 40 पे मरूंगा तो सब 40 पे मर जाएंगे। लो, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया एक साथ, कोई बचा ही नहीं। क्यों? एबिलिटीज भी तो सेम है, वीकनेस भी तो सेम है, स्ट्रेंथ भी तो सेम है, लुक, गेस्चर, पोस्चर, एनाटॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली सब चीज सेम है। तो जब इसके लिए सर्वाइबिलिटी मुश्किल होगा, तो मान लो कुछ ऐसा हो गया,
मेरे लिए मुश्किल हो गया, सबके लिए मुश्किल हो गया। क्यों? वी ऑल आर आइडेंटिकली कॉन्ग्रुएंट। वेरिएशन का मतलब हो गया कि ठीक है, कुछ चीजें अलग होनी चाहिए। कल हो के अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें आने वाला जनरेशन सर्वाइव कर लेना चाहिए। अमीबा वाला केस मैंने आपको बताया। तो दैट्स वाई सो वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? वेरिएशन दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है सर्वाइबिलिटी के लिए, एंड एडेप्टिबिलिटी के लिए। किसके लिए बोला मैंने बेटा? एंड एडेप्टिबिलिटी। चलो इसको मैं यहां से बता देता हूं। एंड एडेप्टिबिलिटी, बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? चलो होप सो वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के लेक्चर में हमने इतना कुछ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, वेरिएशन पढ़ लिया, रेप्लिकेशन पढ़ लिया, डीएनए पढ़ लिया, एवरीथिंग पढ़ लिया। चलो हमें हमारे पैटर्न के हिसाब से हमने जितना पढ़ा उसका थोड़ा एक क्विक असेसमेंट करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे और कुछ आपको आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। हो गया, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। चलो आते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना? द फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ऑन योर स्क्रीन ऑफ 0 करोड़। अरे रिजल्ट आने के बाद तब करोड़ बनेगा ना भाई, समझो इसको। क्या बेटा? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसेंशियल नॉट नेसेसरी। हाँ, essential for living organism because it helps in the growth of the body cells, maintain the continuity of species। सर लॉक कर दो। क्या कर दो बेटा? सर लॉक कर दो। ये बातें याद है ना, हर लेक्चर में कहता हूं, थोड़ा ध्यान में रखना। कीप्स द ऑर्गेनिज्म अलाइव फॉरएवर, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सर्वाइवल। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? नेक्स्ट, द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी डिजाइन इज कैरिड बाय क्रोमोसोम। कैसे भूल सकते हैं सर? ब्लूप्रिंट की बात करें, कौन कैरी? मैंने बताया था ना, इट कंटेन्स, है ना? चलो ठीक है, क्रोमोसोम। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर ब्लूप्रिंट्स। बेटा रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपिंग, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड माइटोसिस। डीएनए कॉपिंग, रेप्लिकेशन। अरे सर आप तो आंसर ही बता दिया। सर आपने आंसर ही तो बता दिया, ट्रांसलेशन और म्यूटेशन। चलो नेक्स्ट, डीएनए इज व्हाट? अभी तो आपने बताया सर, इसके फुल फॉर्म में ही बताया कि ये एक न्यूक्लिक एसिड है। ये एक न्यूक्लिक एसिड है। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन इज ट्रू? देखो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो तुम स्क्रीन को पॉज करो, पहले तुम ट्राई करो, पहले तुम अटेम्प्ट करो। मैं जब सही करूं तो आप बस अपने मैच करो कि आपके अटेम्प्ट मेरे अटेम्प्ट से मैच हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब आपको सभी चीजें के एकदम बहुत सारी चीजें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर है, समझो। सो वेरिएशन ऑलवेज हार्म द ऑर्गेनिज्म। Okay, variation arise due to perfect DNA copying. Variation can help species survive, survivability, changing environment। कुछ याद आया? सर सब याद आया, सारी चीजें याद आ गई, है ना, अपने बुरे कर्म में भी। वाह वाह। देखो, व्हाट इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिक? फंडामेंटल कॉज क्या है? म्यूटेशन ओनली, मिस्टेक्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, चेंजेस इन फूड हैबिट्स, चेंजेस इन लाइफ। बेटा कैसे भूल सकते हैं? वेरिएशन क्यों आता है? याद है? याद है मैंने क्या बोला था? गलती का ही रिजल्ट है, गलती का ही रिजल्ट है। बात समझ में आया क्या? नहीं? हाँ सर समझ में आ गया, बोलो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद क्या आएगा बेटा? वेल, वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज टू हेल्प ऑर्गेनिज्म लुक आइडेंटिकल, दे इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन, है ना, they stop reproduction, they help species adjust to environmental changes। ठीक है, यही एडजस्ट आप यूं समझ लीजिए राइनोसोर से नहीं कर पाया, यही एडजस्ट डोडो नहीं कर पाए, यही एडजस्ट लाइन टेल्ड मकॉक नहीं कर पाए। हो गए लुल हो गए इस गोला से। बस समझ में आएगा? नेक्स्ट, the process of DNA replication ensures formation of gametes, removal of variations, copying of genetic material for new cells, process of DNA replication, so conversion of RNA। तो जाहिर सी बात है कॉपी होता है भाई, है ना, क्योंकि रेप्लिकेशन वर्ड तो अपने को रट गया है, है ना, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन। बात समझ में आया क्या? एंड फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से
है ना। ये स्टार क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना। क्या कह रहा है, वाई, जो अभी तक आज के टॉपिक पे जितने क्वेश्चन है वो मैंने सब कवर किए, ठीक है। वाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ पे ईयर्स मेंशन नहीं किया कि कितनी बार पूछेगा, आप इसे एमआर बुला सकते हो, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन इन सीबीएसई। कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, यही तो हम कर रहे हैं, डेफिनेशन में यही पढ़ा, न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। क्या इंश्योर कर रहा है कि भाई लाइफ बनी रहनी चाहिए। कुछ याद आया बेटा, कुछ याद आया फर्स्ट वाली स्लाइड, नहीं सेकंड वाली स्लाइड में मिला है ना, क्या बेटा, ऑफ द सेम काइंड टू यहाँ पे क्या लिखो, टू इंश्योर, यहाँ पे क्या ऐड कर लेना बेटा, ये क्या हो जाएगा, टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, खत्म। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, और कहां पे आ गए, बस सर जल्दी करो, है ना, मेरे को सुसु लगा है। अरे यार रुक जाना यार, क्यों हल्ला मचाए हुआ है, 2 मिनट रुक, ठीक है। हाँ इधर ही मत करना प्लीज, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन वेरिएशंस बी यूजफुल फॉर अ स्पीसीज। वेरिएशन कैसे यूजफुल है, जरूरत है ना, कैसे, हाउ इट्स हेल्पफुल। अब ये समझो, वेरिएशन कैन हेल्प सम इंडिविजुअल सर्वाइव। सबसे पहले सर्वाइबिलिटी, है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस, है ना, लाइक हीट, ड्रॉट, क्लियर, इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइबिलिटी ऑफ द स्पीसीज। और यही चीज कंटिन्यू रहेगा, वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन, इसी को हम बोलेंगे क्या, इवोल्यूशन, ठीक है। ग्रेजुअल प्रोसेस है इवोल्यूशन, हाँ, एक्सट्रीमली स्लो। हाउ डू वेरिएशन अराइज इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वेरिएशन अराइज ड्यू टू अ स्मॉल मिस्टेक्स और चेंजेस ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बोलो बात समझ में आई बेटा, सारे क्वेश्चन कर लें, जितना मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ दैट्स इट, खत्म, इससे ज्यादा नहीं। हाँ पॉज करके जरूर इन सब चीजों को नोट कर लो, 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्लीज नोट कर लो, इतना कंटाल भी अच्छा नहीं है भाई। मेरे को पता है जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो बस ऐसे मस्त, है ना, पिलो कवर वगैरह एकदम टिका कर बैठे होंगे स्क्रीन पे, मम्मी पापा को दिखा रहे, अरे मैं तो इतना सिंसियर हूँ। अरे बेटा नालायक, क्या टाइम पास करो, है ना, जस्ट सिट विथ योर पेन एंड पेपर एंड राइट ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर। हर एक चीज को आपको ऐसे प्रोडक्टिव, चाहे कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, ठीक है। यू हैव टू मेक अ नोट, आपका बनाया हुआ नोट वर्ल्ड्स बेस्ट नोट होता है, मत भूलना, क्योंकि उसमें सारे इंफॉर्मेशन आपके थ्रू लिखे जाते हैं और हम आपको प्रिंट करके दे देंगे, वो आपके लिए न्यू चीजें हो जाएगा, रेडीमेड हो जाएगा, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ, वहाँ पे डाउट हो सकते हैं, वहाँ पे डाउट नहीं होगा क्योंकि वो आप बनाते हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ लेक्चर को वॉच मत करो, नोट बनाओ प्लीज। और खासकर ये क्वेश्चन आंसर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करेगा, एक डायरेक्ट करेगा कि किस क्वेश्चन के आंसर किस रेंज में दिए जाने चाहिए और क्या परफेक्ट आंसर हो सकता है, मैच्ड आंसर हो सकता है ना, फ्रीक्वेंसी शुड बी मैच, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन डीएनए कॉपिंग नॉट बी 100% एक्यूरेट। नहीं होता है ना, अगर ऐसा होगा तो भाई वेरिएशन नहीं होगा, याद है ना। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में मेक स्मॉल एरर्स, गलती, मिस्टेक्स, दीज स्मॉल differences is what variation are beneficial as they allow adaptability and evolution over generation to generation. क्लियर, होप से यहां तक तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर। कुछ भी डाउट रहा तो ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। ओके, राइट इन द कमेंट बिलो सेक्शन कि हैव यू एवर सीन ओके such a copying machine, ठीक है, which identically copied, okay, not the homework, please, not the homework, clear। चलो वेल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपसे